हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेंद्र सिंह, जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा भोजन क्या चीज़ होता है और भोजन के प्रमुख अवयव के बारे में बात करूंगा। यानी सबसे पहले मैं बात करूंगा फूड के बारे में और उसके बाद मैं बात करूंगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। तो भोजन की हम बात करेंगे और फिर बात करेंगे हमारे जीवन में भोजन का क्या महत्व है। अगर देखा जाए तो बिना भोजन के जीवन संभव ही नहीं है हमारा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भोजन के बारे में, ये हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है और हर एक जीव के जीवन में किस प्रकार से भोजन महत्वपूर्ण होता है। तो भोजन होता क्या चीज़ है और ये किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं बात करूंगा मित्रों कि भोजन वह पोषक पदार्थ होता है, भोजन वह पोषक पदार्थ होता है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यानी जीवन की सारी क्रियाओं के संचालन के लिए हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। अगर हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो जीवन में होने वाली सारी क्रियाएं रुक जाएंगी और हमारा जीवन किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकता है। तो जीवन की सारी जो संचालन की क्रियाएं हैं उनको चलाने के लिए हमें भोजन को ग्रहण करना चाहिए। बिना भोजन के हमारे जीवन की जो क्रियाएं हैं, संचालन क्रियाएं हैं, वो नहीं चल सकती हैं। तो यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। भोजन जो होता है यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसकी मात्रा एवं उसके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी भोजन के जो अवयव हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकते हैं। तो आओ अब हम लोग बात करते हैं कि भोजन के अवयव कौन कौन से हैं। यानी भोजन को ग्रहण करने से किस प्रकार के अवयव हमें प्राप्त होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। तो मित्रों, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं। जैसे मैं बात करूं, भोजन के निम्नलिखित अवयव होते हैं। मुख्यतः विभिन्न प्रकार के अवयव आपको भोजन में देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहला अवयव है कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूंगा। कार्बोहाइड्रेट है आपका, फिर वसा है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं और जल है, खनिज लवण है, मोटा चारा है। ये सारे जो अवयव हैं ये भोजन के मुख्य अवयव हैं। तो इन भोजन के मुख्य अवयव में से मैं सबसे पहले बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये इनका जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलके ये कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं, इनका जो अनुपात होता है बनने का, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1:2:1 का होता है। और कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है जीव को कार्बोहाइड्रेट से। तो मैं अगर बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं। जैसे 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट आपको बताए गए हैं। जैसे नंबर 1 मैं बात करूं, सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है वो है मोनोसैकेराइड, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट है आपका डाइसैकेराइड, और फिर अगला कार्बोहाइड्रेट आपका पॉलीसैकेराइड। अगर मैं मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में आपका फ्रक्टोज आएगा, ग्लूकोज आएगा, गैलेक्टोज आएगा। और डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, जैसे चीनी है, माल्टेज है, लैक्टोज हैं। तो ये सब दुग्ध शर्करा है, ये सब जो है ये हैं डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद मैं पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करूं तो पॉलीसैकेराइड में आपका सेलुलोज, स्टार्च है जो आलू में होता है, ये सब आपको पॉलीसैकेराइड में देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में बात करूं मित्रों, तो कार्बोहाइड्रेट के निम्नलिखित स्रोत आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट उन चीज़ों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी जिसमें शर्करा की मात्रा होगी अधिक, जिसमें शर्करा की मात्रा अधिक होगी, कार्बोहाइड्रेट उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं बात करता हूँ जैसे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जैसे चावल है, मैं चावल की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में चावल जो है वो, और गेहूँ है, मक्का है, और जैसे शहद है, गन्ना है, चुकंदर है,
रोटी है, दूध है आदि में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊर्जा देने का सबसे बड़ा साधन है ये कार्बोहाइड्रेट भोजन के अवयव में। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा लेने पे मोटापा भी आता है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान भी कर सकता है। अब मैं बात करूंगा भोजन का जो दूसरा अवयव है। ये तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने अभी बात की। अब मैं भोजन के दूसरे अवयव के बारे में बात करूंगा जो वसा है। तो मित्रों, जो वसा होता है फैट होता है, इसको हम चर्बी भी कह सकते हैं। तो वसा जो होता है, वसा वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल से बना यौगिक होता है। वसा क्या होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बना यौगिक होता है। वसा आपको तैलीय चीज़ खाने से आपकी बॉडी में वसा काफ़ी मात्रा में बनेगी। और मैं आपको अगर बताऊं कि वसा के जो स्रोत होते हैं, वसा के विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं। जैसे मैं बात करूं, घी है, मक्खन है, बादाम है, पनीर है और अंडे, अंड योक है। अंड योक उसको बोलते हैं जो अंडे के अंदर पीला पीला भाग होता है, उसको हम लोग अंड योल्क बोलते हैं। तो अंड योल्क भी वसा का स्रोत ही माना गया है इसको। तो अंड योक है, मांस है, सोयाबीन है और वनस्पतिक तेल, ये वसा के प्रमुख स्रोत हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम ग्रहण करेंगे तो वसा हमारी बॉडी में भारी मात्रा में वसा का निर्माण होगा हमारी बॉडी के अंदर। अब हम भोजन के तीसरे अवयव के बारे में बात करूंगा मित्रों। तीसरा अवयव जो भोजन का है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन शब्द के बारे में सबसे पहले बताया था बताने वाले वैज्ञानिक जो हमारे हैं वो हैं जे बर्जीलियस ने वर्ष 1930 में प्रतिपादित किया, प्रोटीन को प्रतिपादित किया। ये जो प्रोटीन होते हैं ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। और प्रोटीन का फार्मेशन बॉडी में कैसे होता है कि आप लोग इसके रिएक्शन भी देखे होंगे कि डीएनए से आरएनए बनता है। और किसके द्वारा बनता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा बनता है। और फिर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। यह प्रोसेस किसके द्वारा अंतर्गत होती है? यह प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन के अंतर्गत है। तो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड का बहुलक होता है। और बॉडी में हमारी 20 अमीनो एसिड आपको मिलेंगी। 20 अमीनो एसिड बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। अगर मैं प्रोटीन के स्रोतों की बात करूं मित्रों, तो प्रोटीन के स्रोत जैसे दाल है, मछली है, अंडा है और पत्तीदार जो जो सब्जियां होती हैं उनमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। सोयाबीन है, मटर है, सेम है, पनीर है और दही है, मक्खन है। इन सब चीज़ों में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिलेगी। और इन सब चीज़ों को खाने से हमारी बॉडी में प्रोटीन, यानी कि भोजन का जो ये तीसरा अवयव प्रोटीन है, ये अच्छे से बनता है इन सब चीज़ों को खाने से। अब मैं भोजन के चौथे अवयव की बात करूँगा। चौथा अवयव भोजन का जो है वो है खनिज लवण। खनिज लवण हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हैं और महत्वपूर्ण भी हैं खनिज लवण। अगर मैं खनिज लवण की बात करूँ मित्रों, तो धातु अधातु एवं उनके लवण, धातु अधातु एवं उनके लवण ही आपके खनिज लवण कहलाते हैं। और खनिज लवण को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी जो इसका है वो है मैक्रो, कह सकते हो आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता हो। और दूसरा इसका जो भाग है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें पोषक तत्व मैक्रो की अपेक्षा कम पाया जाता हो। तो जो मैक्रो होते हैं जिनमें पोषक तत्व वृहद पोषक तत्व पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो आपके जैसे हैं कैल्शियम है, पोटेशियम है, गंधक है, सोडियम है और ये क्लोरीन है, फास्फोरस है। तो इनमें अधिक मात्रा में आपको खनिज लवण जो बृहद पोषक पाए जाते हैं वो इन्हीं तत्वों में पाए जाते हैं। और मैं अगर खनिज लवण के दूसरे भाग की बात करूं, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि कह सकते हो आप सूक्ष्म मात्रिक जो होते हैं, वो होते हैं आयोडीन है, लौह हैं, ठीक है, और मोलिब्डेनम है, सोलिनियम है। तो इनमें जो है खनिज लवण आपको कम मात्रा में देखने को मिलेगा। और फिर मैं बात करूं खनिज लवण के स्रोत कौन कौन से हैं मित्रों, तो खनिज लवण के स्रोत यानी किन चीज़ों को हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में खनिज लवण बनेगा अधिक मात्रा में। तो यदि हम भोजन ग्रहण करें, दूध पिएं और अंडा, मांस, फल, सब्जियां
आदि चीज़ों का अगर हम लोग आदि चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी में खनिज की मात्रा अच्छे से बनेगी हमारी बॉडी के अंदर। अब मैं मित्रों बात करता हूँ, अभी हमने खनिज लवण के बारे में बात किया। अब मैं बात करूँगा कि जो भोजन का, यानी कि कहने का मतलब जो भोजन का अगला अगला अवयव है जो भोजन का, हम उसके बारे में बात करेंगे। अगला अवयव हमारा भोजन का जो है वो है विटामिन्स। तो मैं विटामिन्स की अगर बात करूं कि विटामिन किस मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर है, तो सबसे पहले मैं विटामिन की बात करूंगा। तो विटामिन शब्द की खोज, यानी कह सकते हो विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक फंक हैं। फंक, इनका पूरा नाम मैं अगर आपको बताऊं फंक का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया और इन्होंने विटामिन की खोज की। हमारा शरीर विटामिन डी एवं के का संश्लेषण कर सकता है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन है कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं मित्रों? तो जल में घुलनशील विटामिन आपके दो हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो अगर मैं बात करूं विटामिन की, तो अभी आपको बताया गया कि विटामिन दो प्रकार के हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन के है, ई है, डी है, ए है। और जल में घुलनशील विटामिन मित्रों आपका है बी और सी। अब मैं बात करता हूँ कि जो विटामिन है, तो विटामिन के स्रोत क्या हैं? जैसे आप अभी हरी सब्जियां हैं, दूध, दही, मक्खन, घी, इन चीज़ों को खाएंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन्स भी बनेंगे। जैसे कह सकते हैं कि अभी बताया गया था विटामिन के और डी का निर्माण हमारी हमारी बॉडी खुद इनका संश्लेषण कर सकती है, विटामिन के और डी का। तो अब मैं बात करूँगा जो भोजन का छठा अवयव है। अभी हमने पांच अवयव के बारे में आपको बता दिया, अब छठा अवयव है जल। देखो, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। कोई भी जीव जीवित जल के बिना नहीं रह सकता है, जल को जीवन बताया गया है। और अगर देखा जाए हम मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में जो जल की मात्रा होती है मित्रों, तो स्वस्थ मनुष्य में जल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। देखा जाए 65% जल हमारी बॉडी में पाया जाता है और जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं। तो प्रत्येक जीव को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जल का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये छठा अवयव था भोजन का। अब मैं लास्ट अवयव नहीं कि सातवें अवयव की बात करूंगा। भोजन को जो लास्ट अवयव है वो है मोटा चारा। तो मित्रों, मोटा चारा क्या होता है? जैसे वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। ये तो संतुलित आहार के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मोटा चारा क्या चीज़ होता है। कि मोटा चारा जो भोजन का ये सबसे अंतिम अवयव है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। मोटा चारा जैसे कि मैं बात करूं, कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ यह मोटा चारा होता है, ठीक है। और मोटा चारा जो होता है यह कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में लिया जाता है। ये कब्ज को रोकने के लिए अधिक मात्रा में भोजन में इसको अधिक मात्रा में लिया जाता है। अगर इसके मोटे चारे के मैं मुख्य स्रोतों की बात करूं, तो इस मोटे चारे के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? सलाद है, पत्तेदार जितनी सब्जियां हैं वो हैं, और अनाज की बाह्य परत, ठीक है, सब्जियां एवं दलिया, ये सब मोटे चारे के स्रोत हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं मित्रों, मोटे चारे का पाचन बॉडी के अंदर नहीं होता है। मोटे चारे का पाचन बॉडी के अंदर नहीं होता है, ठीक है। और तो जो अभी मैंने आपको मोटे चारे के स्रोत बताए, यही स्रोत हैं जिनसे मोटा चारा बॉडी में बनता है और इनका पाचन बॉडी में संभव नहीं है। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया भोजन के बारे में और भोजन के प्रमुख अवयव के बारे में बताया। मैंने क्या डिफ़ाइन किया? मैंने फूड को डिफ़ाइन किया और मैंने कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिफ़ाइन किया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं शैलेंद्र सिंह आपके लिए फिर नई नई वीडियो लेके आऊँगा। और मित्रों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं शैलेंद्र सिंह, धन्यवाद।